मेरा तो ये मानना है कि अगर आप तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का एक तरीका ये है कि आप जो चैप्टर है, जो नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए। कम से कम उसकी थ्योरी को कम से कम 3-4 दिन तक पढ़ते रहिए और साथ ही साथ पैरेलली आप उसके पीछे जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, उसके ढेर सारे, कम से कम उन 5 दिनों में एटलीस्ट आप 200 अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नया चैप्टर स्टार्ट करिए, उसकी थ्योरी को कम से कम 4-5 दिन तक पढ़िए, एब्जॉर्व करिए, और उसी 4-5 दिन में आप जो प्रीवियस चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसको उसके जो क्वेश्चंस है, लगभग 300-400 अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, उनको आप साथ साथ लगाते रहिए। तो इससे आपका समय भी नुकसान नहीं होगा और आपको जो बूस्टअप मिलेगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। खैर, बात करता हूँ मैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप जानते हैं। तो आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं आपके पास कि पॉइंट क्या होता है, कैसे है। तो एक बार मैं थोड़ा सा जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट है उसको मैं दोहरा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसमें आपको इसके 2 पार्ट में आपको लगभग क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस 2 पॉइंट में सारी थ्योरी मिल जाए। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट के पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि यदि बहुत सारे टर्म्स, ठीक है ना, कई सारे टर्म्स एक साथ लिखे जाएं इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस वन, देखिए कुछ इस तरह से cx⁴n के फॉर्म में। अगर बहुत सारे टर्म इस फॉर्म में लिखकर मैं उसको एक साथ जोड़ दूं या घटा दूं या जोड़ और घटा एक साथ दूं, तो जो चीज मेरे सामने निकल के आएगी उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने एक टर्म, एक एक्सप्रेशन रखता हूं, लाइक a0 x⁴0 प्लस a1 x⁴1 प्लस a2 x⁴2 और ऐसे ही प्रोसीड करते हुए जाइए तो an x⁴n, ठीक है ना। तो ये जो चीज आपको मिली है, इसमें अगर आप देखिए तो बहुत सारे टर्म्स एक साथ ऐड किए गए हैं और ये सारे टर्म अगर आप कंपेयर कीजिए तो बिल्कुल इसकी तरह है। यहाँ पे c कांस्टेंट एज अ कोफिशिएंट है, यहाँ पे a एज अ कोफिशिएंट है और x जो है वो एक वेरिएबल है जिसकी पावर n है और हर टर्म में पावर जो है उसकी अलग अलग है। तो ये जो चीज आपके सामने निकल के आई है इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, जनरली पॉलिनोमियल जो होते हैं, ठीक है ना, जनरली पॉलिनोमियल वो 2 पार्ट के होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं पॉलिनोमियल के? पहला तो होता है वो जिसमें अगर मैं ये एक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने रखा हूं तो देखिए इसमें जो a0 है, a1 है, ठीक है ना, अगर ये रियल नंबर हूं और जो इसके वेरिएबल है x⁴0 x⁴1 ये खुद ही एक रियल वेरिएबल हूं, ठीक है ना, तो ये होता है मेरा फर्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल और जिसे हम कहते हैं रियल पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जिसमें कि a1 a0 जो भी है वो सब रियल नंबर होंगे और x⁴0 यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब रियल वेरिएबल होंगे। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें a0 ऐसे होते हुए an जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हों, ठीक है ना, और वेरिएबल्स जो हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हों, ठीक है। तो आपको इस तरह से जनरल फॉर्म में 2 तरह के पॉलिनोमियल मिल जाते हैं। एक होता है रियल पॉलिनोमियल जिसके नंबर्स यानी कि कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स रियल फॉर्म में होते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स और नंबर्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जनरली 2 फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हर टर्म को आप जरा चेक कीजिए और देखिए कि किस टर्म के वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो है x⁴n। तो हम कहेंगे कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऐसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं x-2, ठीक है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि अगर आप देखिए
तो क्या लिखा हुआ है, एक्स टू दी 1 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 2 एक्स टू दी पावर 0। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कौन सा है, 1, ये वाला टर्म। इसका हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 1 का है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ऐसे ही एक और मैं इक्वेशन लिखूं, लेट सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 0 में लिख सकता हूँ, तो ये अपने आप में ही एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप चेक करेंगे कि किस टर्म में हाईएस्ट पावर है। सो एक्स टू दी पावर 2, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये सेकंड डिग्री का, यानी कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। तीसरी बात जो आती है वो है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लूं, लेट सपोज यही इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी कोई एक पॉलिनोमियल ले लूं, लेट सपोज कि ये एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब अगर ये पॉलिनोमियल, लेट सपोज कि ये पॉलिनोमियल चूंकि इसमें सारे के सारे वेरिएबल एक्स के फॉर्म में है, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा। अगर ये पॉलिनोमियल यानी कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि मैं एफ एक्स की जगह क्या रखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक्स टू द पावर 0 है तो 1 हो जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू कितना हो जाए, वो फंक्शन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो ये जो पॉलिनोमियल था अब बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे इसको इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल इक्वेशन भी इसको कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखिए अगर मैं इक्वेशन बना लिया हूं तो अब देखिए यहां पे 3-4 बातें एक साथ निकल के हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्पेशली हम n पावर n के पॉलिनोमियल की बात अभी नहीं करेंगे, हम एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, आपका 2 हो। तो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, ठीक है, फिर से रिपीट करके चलिए। तो लेट सपोज कि मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दे रहा हूं, ओके, सो लेट सपोज कि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहली बात तो ये एक पॉलिनोमियल है, कोई डाउट नहीं है, वो कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स होगा। ओके, तो पहली बात तो ये एक पॉलिनोमियल है। ऑर्डर क्या है इस पॉलिनोमियल का, या डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो आप सभी जानते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होता है टर्म के कोफिशिएंट वेरिएबल का, वो होता है उसका डिग्री। तो इसकी डिग्री है आपकी 2। तो इस तरह से ऐसे फंक्शन जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 है वो होगा सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल, या इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये तो बात हो गई। अगर यही पॉलिनोमियल, अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट टू 0 कर दूं, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यही 0 के इक्वल हो जाए तो यही बन जाता है मेरा, चूंकि देखिए ये क्या हुआ कि जो फंक्शन था एफ एक्स जो फंक्शन था वो इक्वल टू 0 हो गया, तो अब ये क्या बन गया पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन गया। चूंकि इस पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा था, तो इसी फॉर्म में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे। ओके ओके, नाउ इसके बाद देखिए कुछ बातें हैं आपको जाननी चाहिए कि जो x होता है ये तो हमारा वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है ना। अब x के साथ जो कांस्टेंट आता है नॉर्मली इसे हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम ये चीज़ जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। याद रखिए जनरल टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। कैसा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक तो ऐसा कुछ हो जाए कि लिखा हो ए एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर के साथ वाला टर्म लिखा हो, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे एक कांस्टेंट लिख दिया जाए, या मैं कहूं कि एक ऐसा टर्म लिखा जाए जिसकी पावर 0 है। आई होप कि आपको समझ, देखिए क्या है कि मैं कहूं कि अगर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्या है, देखिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो भी लिखा हुआ है, उससे कम वाला पावर भी लिखा हुआ है, और उससे कम वाला पावर भी लिखा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि x के 0 वाला पावर भी लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर मेंशन है। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अच्छा मैं 2 मिनट के लिए कहूँ कि ये x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ भी x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। खैर अगर मैं ये कहूँ ऐसे कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें
हाईएस्ट पावर वाला टर्म हो और उसके बाद सीधे सीधे कांस्टेंट टर्म हो, तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सारे हाईएस्ट मतलब सारे के सारे पावर जो है वो आपके मेंशन हो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 है, तो अगर आप देखिए तो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में पावर ऑफ वेरिएबल मौजूद हैं, तो एक तो ये टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, एक टाइप का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो याद रखिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर टर्म है और उसके बाद सीधे सीधे क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आई होप कि ये बात क्लियर हो रही होगी। और एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x के सारे पावर यानी कि सारे पावर ऑफ x आपके मौजूद हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम एटफील्ड, ऐसे में लिख देता हूं, एटफील्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जनरली दो तरह से मिल गए, एक हो गया प्योर क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म के बाद सीधे सीधे कांस्टेंट हो, तो वो होता है आपका प्योर क्वाड्रेटिक, और जिसमें पावर असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल अच्छी तरह से रखे गए हैं वो होता है एटफील्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉर्मली क्या होता है हम छोटे क्लासेस में इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डील करते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए एंड देन इसको थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर फील लाइए कि ये चीज़ हमको समझ में आ गई है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और फिर रूट्स की, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सो अगर यहाँ आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब x की वो सारी वैल्यूज जिसको इस इक्वेशन में प्लेस करने पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, तो जिस मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे वो कहलाएगा आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं जिसको कि आप मेथड भी कह सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टर निकालते हैं आप लोग, और एक तरीका होता है जिसको हम श्रीधराचार्य बोलते हैं, सीडीसी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं आपको। लेट सपोज अगर एक इक्वेशन हो x² + 5x + 6 = 0। सो अगर आप इसको सॉल्व करिए, आपने हाई स्कूल या मतलब लोअर क्लासेस में इसको सॉल्व भी किया होगा, सो आपको नॉर्मली x की 2 वैल्यू मिली होगी, एक -3 मिली होगी और एक -2 मिली होगी, ठीक है। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं अगर इसको इस इक्वेशन में प्लेस करें तो क्या होगा कि ये वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी और वो चीज़ आपको 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि -3 और -2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। किस मेथड का यूज करके? तो बाय फैक्टर। आप यही सेम रिजल्ट आप श्रीधराचार्य से भी पा सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो x की जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं वो कहलाती हैं इनके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब x जो वेरिएबल है उसकी जितनी भी डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट। और नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल हैं उनको अल्फा, बीटा और गामा से नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये आता है कि भाई किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, यानी कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशन वाले वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, जो भी पॉलिनोमियल है, अगर 2 और 2nd ऑर्डर का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 3rd ऑर्डर का है या 4th ऑर्डर का है तो याद रखिएगा किसी भी पॉलिनोमियल में आने वाले रूट की जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अगर डिग्री 2 है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये आपका 2nd डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट आ सकते हैं। अगर 3 रूट होंगे तो 3 रूट आएंगे। ऐसे अगर मैं कहूँ कि पॉलिनोमियल जो है आपका nth टर्म का है, ठीक है ना, nth पावर का पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट हो जाएंगे भाई? इसके n डिफरेंट रूट मतलब n रूट्स हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात रही यहां तक की। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं, खास करके फैक्टर मेथड तो आप तो लगाना जानते ही हैं। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो आई थिंक ये भी आपको पता ही होगा कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो एक रूट जो निकलता है अल्फा, उसकी वैल्यू होती है -b² प्लस √ b² - 4ac/2a। और जो दूसरा रूट निकालते हैं से सम बीटा, वो क्या हो जाता है आपका b² - √ b² - 4ac/2a, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको पता होगी ही।
इसमें एक जो टर्म आता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है ये बताना कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, यानी कि जो रूट्स आने वाले हैं वो किस कैटेगरी में, किस नंबर सिस्टम में बिलोंग करते हैं, उसको बताने के लिए, यानी कि उसके नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फर्दर स्टडी करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि आपको आई थिंक बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं, आपको समझ में आना चाहिए वो चीज, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो एक पहली बात तो याद रखिएगा कि जो b होता है, यानी कि जो कोफिशिएंट है ऑफ b है, x का है, x का कोफिशिएंट जो b है, उसकी वैल्यू हमेशा अल्फा प्लस बीटा होती है, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म c है, इसकी वैल्यू हमेशा अल्फा इंटू बीटा होती है। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ओके। ऑलराइट, अगर मैं ये कहूं कि ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट और रखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 कहिए आप, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। यानी कि देखिए, ए बी सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। और अल्फा बीटा क्या है? आपके रूट्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो आपके सामने मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट रख रहा हूं रूट और कोफिशिएंट्स को लेके, कम से कम 9 या 10 आई थिंक मतलब रिलेशनशिप है। तो आप एक एक करके सारा याद करिए। मैं एक दो आपके सामने लिखवाता हूं, तो देखिए कैसे होता है वो चीज। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो लेट्स सपोज कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एंड ए बी सी क्या है आपके? वो है आपके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए होती है, ठीक है। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ रूट के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो देखिए हम लिख सकते हैं ए हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और सी की जगह मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड रिजल्ट आप याद रखिएगा, ओके। नाउ अगर मैं एक और रिजल्ट की बात करूं, तो देखिए आप ये जानते हैं कि अगर दो फंक्शन हो, लेट्स से दो नंबर हैं ए अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता है भाई? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ओके। नाउ यहां से अगर मैं निकालना चाहूं वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए वो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए, सो यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? सी अपॉन ए के इक्वल। इसको आप जरा सॉल्व कीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ओके। सो यहां से मैं दो लाइन अगर सॉल्व करूं, देखिए यहां से क्या मिल जाएगा? माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ दिस वन, सो विल गेट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस 2 सी अपॉन, अच्छा यहां से मैं, अच्छा सी अपॉन ए, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं इस वाली टर्म में, ये जो टर्म है, इसमें ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी ए से जब अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा आपका? ए स्क्वायर। नाउ यहां से अब ये टर्म में देखिए, इसमें से मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, सो विल गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए, एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। या मैं एक फॉर्मूला यहां से और डिजाइन कर सकता हूं, और वो ये है कि अगर मैं इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लूं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब अगर आप इस स्क्रीन पे देखिए तो आपके सामने कुल 9-10 रिलेशन है बाइनोमियल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट मुझे याद आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट और उनके कोफिशिएंट के बीच में आप ये पूरी लिस्टिंग देखिए तो आपको ये मालूम चलेगा कि टोटल 9-10 रिलेशनशिप हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 10 को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आप देखेंगे कि कई इक्वेशन जो है, कई प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। अगर आपको याद है तो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके नाउ, तो अब हम बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की। जैसा कि अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि जो रूट्स निकालने के फॉर्मूले होते हैं उसमें एक टर्म आता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो पार्ट है श्रीधराचार्य वाले रूल से, जो कि होता है आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, मैंने अभी बताया आपको, डिस्क्रिमिनेंट का काम है नेचर ऑफ रूट को बताना। रूट्स क्या होते हैं भाई, अगर आप थोड़ा सा याद करिए तो इक्वेशन के जो वेरिएबल हैं x, उनकी वो वैल्यू जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है वो रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो अच्छा, अब इसको समझने के लिए आपको मैं 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, 4 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं। आई होप कि आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए यहां पे मैं 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हूं, 4 डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इन चारों की खास बात क्या है और इन चारों को समझने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट का रोल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखिए पहली चीज तो ये कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। तो देखिए श्रीधराचार्य का अगर पार्ट आपको याद हो तो ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू मिलेगी मुझे, एक बार प्लस के साथ मिलेगी ये सारी वैल्यू और एक बार माइनस के साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, यानी कि x की 2 वैल्यू आएगी, एक 5 आएगी और एक माइनस 1/3 आएगी। अब अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पूरे पार्ट में, तो देखिए ये जो इतना हिस्सा है ये कुछ और नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इस कंडीशन में, इस टाइप के इक्वेशन में क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट वाला जो पार्ट है वो एक परफेक्ट एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप 246 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगा आपको 14, ठीक है, सॉरी 16। तो ये 16 का ये स्क्वायर रूट है। नाउ यानी कहने का मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए केस नंबर 1 यही कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा वो अलग अलग मिलेंगे और दोनों के दोनों रियल नंबर मिलेंगे। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। फिर से मैं बताऊं कि अगर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जो x के दोनों रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा वो दोनों अलग अलग मिलेंगे और दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। नाउ केस 2 की मैं बात करूं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर मैं इसको सॉल्व करूं देखिए क्या मिलेगा, x की 2 वैल्यू मिलेगी बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। लेकिन इस केस में क्या आप पाएंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो एक तो स्क्वायर है नहीं, खैर वो अलग बात है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और दूसरी चीज की ये दूसरी बात तो ये कि जो ये नंबर बीच में देखिए, खैर यहाँ तो बाई चांस यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी अंडर रूट की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इरेशनल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनके जो रूट्स आएंगे, यानी ऑब्वियसली बात ये रूट से ही निकले हुए हैं, तो इनके जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे लेकिन इरेशनल फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं तीसरे कंडीशन की बात करूं, तीसरे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देखिए ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब उसको मैंने सॉल्व किया तो जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट आ गया वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो x के रूट्स आएंगे वो दोनों सेम ही आएंगे। आप देख सकते हैं कि x के जो रूट्स निकले हुए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तभी होगा जब d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके 0 के इक्वल होगी। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर मैं चौथे पार्ट की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें खास बात क्या है कि देखिए जब मैंने इस एक स्पेशल टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट आ रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे
तो आप ये पाएंगे कि ये जो अंडर रूट में लिखी हुई वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, ये माइनस साइन के साथ है। और आप जानते हैं कि जब अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ माइनस साइन के साथ लिखी जाती है तो एक्चुअली में वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका माइनस टर्म के साथ इंक्लूड हो रहा है, यानी कि उसके जो आने वाले रूट्स होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे भाई, वो होंगे आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए माइनस, इसको इसके साथ लूँ तो ये मिल जाएगा मुझे -1 प्लस 1/2 अंडर रूट -4। तो ये देखिए ये रियल पार्ट हो गया और ये एक आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह से इसको भी आप चाहें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में तोड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके जो रूट्स हमको मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलते हैं। तो हमको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में ही करना होगा फर्दर। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे आपने रूट्स को डिफाइन कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आने वाले रूट अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन रियल नंबर होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो आपको नंबर मिलेगा यानी कि जो रूट्स मिलेंगे वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस टर्म के साथ अंडर रूट के अंदर मिल रहा है तो आने वाला रूट जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर छोटी होगी 0 से या बड़ी होगी 0 से, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे जो रूट्स मिलेंगे वो ग्राफ में आपको कहाँ शो होंगे। तो आइए मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। तो अगर मैं केस 1 लूं और केस 1 ये कहता है कि लेट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, याद रखिएगा मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो डिपेंड करेंगे ये x मतलब हाईएस्ट पावर वाले टर्म के कोफिशिएंट पे। तो अगर मैं इसके दो केस ड्रॉ करूं, केस क्या है कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में यदि a की वैल्यू लेस देन 0 है या फिर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या बनेगा जरा देखिएगा। और हमको ग्राफ में रूट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। सो लेट्स, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये किसी एक पॉइंट पे आपको अल्फा मिलेगा और दूसरे पॉइंट पे आपको बीटा मिलेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग आई है और दोनों के दोनों पॉजिटिव आई हुई है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर a की वैल्यू देखिए x² के कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए लाइक दिस वन, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो उस केस में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आएगा आपके सामने। ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और यहाँ पे आपको मिलेगा पहला रूट और यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा रूट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए इस ग्राफ में आप कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस केस में हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे, अलग अलग वैल्यू को लिए हुए हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अल्फा निगेटिव होगा जबकि बीटा जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, बट ये भी दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला केस है ग्राफिकली, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। एक दूसरा केस अगर मैं लूँ कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ओके, तो मैंने अभी बताया कि जब अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो आपको क्या, जो दोनों रूट्स हैं आपस में इक्वल मिलते हैं। तो देखिए एक दूसरा केस मैं ये ले सकता हूं कि जब व्हेन d इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो, तो वहां से हम ये कह सकते हैं, कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों रूट्स सेम ही वैल्यू आएंगे। लेकिन उसमें भी मैं अगर दो केस लगूं, व्हेन a इज लेस देन 0 या फिर व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं लेस देन 0 वाला केस लेके चलूंगा तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा। देखिए x और ये है y, ठीक है, और कुछ ग्राफ इस तरह से टच करेगा किसी एक पॉइंट पे ही, और यहीं पे मुझे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर a की वैल्यू बड़ी है 0 से तो उस केस में मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर a की वैल्यू बड़ी है a से तो उस केस में जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस वन। ये आपका ग्राफ आया
ये टच करके निकल गया। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मिलेगी। इस केस में क्या है, व्हेन ए इज लेस देन 0 देन अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन इस केस में क्या है, जब व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 देन अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, बट दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बीटा के इक्वल है, और यहाँ से भी अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू के बराबर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट, पहले केस में देखिए बड़ा था 0 से, दूसरे केस में मैंने बराबर लिया 0 की, तीसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी कि माइनस टर्म में हो सकती है, 0 से छोटा तो वही होता है। तो उस केस में अगर मैं बात करूं व्हेन d इज लेस देन 0 और बोथ द केसेस में लेके चलूं व्हेन अल्फा इज लेस सॉरी a इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, तो देखिए क्या कंडीशन उसमें अराइज होती है आपके सामने। सो देखिए ओके, तो यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। नाउ केस 1 में लेके चलूं व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उस केस में क्या ग्राफ मेरा बनेगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। उस केस में जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे आएगा, वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस को देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो क्या होगा कि एक्स एक्सिस को अगर टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि चूंकि ये एक्स एक्सिस एक रियल नंबर होता है, ठीक है ना, रियल नंबर लाइन होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स आएंगे ना अल्फा और बीटा, वो एक्चुअली में इमेजिनरी पार्ट में आएंगे। ठीक है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमारे रूट्स मिलेंगे। और अगर ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो 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 रूट्स मतलब जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस टाइप से, वो कुछ आपका आएगा लाइक दिस वन। तो इस केस में भी देखिए वो एक्स एक्सिस के ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो हमारे रूट्स आएंगे वो खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होंगे। तो आई होप कि आपको ये इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि ग्राफ के बेस पे कई क्वेश्चन आपके सामने बनाए जाते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, उसके बाद मैं इसको इस आज के सेशन को खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए हिस्से होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं उसकी थ्योरी को कवर करूंगा। तो आई होप कि ग्राफ समझ में आया होगा, डिस्क्रिमिनेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और वो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में आप आज के सेशन का मैं बताना चाहता हूँ, और वो है आपका कॉमन फैक्टर क्या होता है या कॉमन रूट क्या होता है। आप ऐसे समझिए, कॉमन रूट किसे कहते हैं। ओके, सो कॉमन रूट क्या होता है, कॉमन रूट क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप बस इतना समझिए कि लेट सपोज दो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से a1x प्लस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, सो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दो इक्वेशन है आपके पास। अच्छा, अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये निश्चित तौर पर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने अपने रूट्स होंगे। सो लेट सपोज कि a1 का जो रूट्स है वो है सम अल्फा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, ये रूट्स हैं, और a2 के जो रूट्स हैं वो मान लेता हूं मैं अल्फा 2 एंड बीटा 2। यहां तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। ओके, अगर इनके रूट्स यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के इक्वल हो जाए और बीटा 1 की वैल्यू बीटा 2 के इक्वल हो जाए, या फिर ये तो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1, या फिर ऐसा हो कि लेट सपोज अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा। ओके, नाउ बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 से सम बीटा। ओके, और केस 2 ये हो जाए कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 हो से सम अल्फा, बट बीटा 1 नॉट इज इक्वल टू बीटा 2। ओके, नाउ ये तो सेकंड केस हो गया। केस 3 में हम ये इसका जस्ट रिवर्स कह सकते हैं, से अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज से सम बीटा। तो ये केस नंबर 3 आपका होगा। अच्छा, देखिए क्या हो रहा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इन तीनों इक्वेशन में से, पहले इसकी बात हम करते हैं, इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट निकले हुए हैं, लेकिन जो बीटा वाला रूट्स है वो दोनों में एक सेम ही है। तो जो वैल्यू यानी कि जो रूट इक्वल आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉमन रूट। तो कॉमन रूट के दो कंडीशन है, या तो कोई एक रूट दोनों इक्वेशन में सेम आ जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे अल्फा सेम रूट पे नहीं है लेकिन बीटा जो है वो सेम है, यहाँ पे अल्फा सेम है
दोनों इक्वेशन के रूट के लेकिन बीटा सेम नहीं है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कोई एक रूट जो है दोनों इक्वेशन के इक्वल आ जाए, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों रूट ही आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो अगर याद रखिएगा, अगर दोनों के दोनों रूट दोनों के दोनों इक्वेशन के अगर आपस में बराबर है, तो इसके लिए जो एक मैं आपको रिजल्ट अप्लाई बता रहा हूं, याद रखिएगा, अगर दोनों रूट दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन क्या हो कि अगर दोनों इक्वेशन की एक ही रूट इक्वल हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, लाइक दिस वन। देखिए अब इन दोनों की हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, बट 2 मिनट हार्डली मैं समय लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। देखिए लेट सपोज कि कोई दो इक्वेशन है। अच्छा, इसको मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ। जैसे एक मैं इक्वेशन लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके सामने। ओके, ना इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व मैं बिल्कुल डायरेक्टली करता हूँ फैक्टर मेथड से। चलिए इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा भाई, आप मुझे सॉल्व करके बताइए। तो ओके, इस केस में मुझे मिल जाएगा, देखिए 6 को फैक्टर करेंगे तो 6 फैक्टर होगा 2 पार्ट में, सो यू विल गेट -2 एंड -3, सो यू विल गेट -5, ठीक है ना। और इस केस में जो रूट्स मिलेंगे आपको, देखिए सिंबल चेंज करिए, सो यू विल गेट 2 एंड 3। ओके, तो ये मुझे मिल गए पहले इक्वेशन के रूट। क्या क्या मिल गया भाई मुझे, 2 एंड 3। चलिए ओके, नाउ इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20, और 20 को ऐसे फर्दर डिवाइड करना है कि बना जाए। तो देखिए फैक्टराइजेशन आई होप कि आपको आता है। तो -20 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो यू विल गेट +5 -4, 4 5 जा -20, ठीक है ना, और 5 -4 यू विल गेट +1। ओके, और डिवाइडेड बाई 2, सो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, -5/2, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4/2। सो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा -2.5, और दूसरा रूट क्या मिल जाएगा मुझे, 2। ओके, सो यहाँ से जो दूसरा रूट मुझे मिला वो क्या मिला मुझे, -2.5 और 2। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स मिले हैं वो 2 और 3 मिले हैं, इस इक्वेशन के जो रूट मिले हैं वो -2.5 और 2 मिले हैं। तो इतना करने के बाद हम ये चीज़ अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा एक रूट है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस इक्वेशन में जो 2 और 3 आया है, और एक इक्वेशन में -2.5 और 2 आया है, इनमें से 2 वाला जो टर्म है वो कॉमन है दोनों फैक्टर में, यानी कि दोनों में एक रूट जो है सा कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहलाएगा मेरा कॉमन रूट। ओके, आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर ऐसा है तो आपके सामने मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। और वो ये है कि अगर आप देखिए तो ये आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट यही कह रहा है कि C1, देखिए C1 क्या है आपका, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। तो आप समझ सकते हैं C1 A1 B2 A2 और B1 क्या क्या चीज़ें हैं दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आपके सामने एक मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट रख रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और ये कहता है कि C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर जो होता है वो A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 के इक्वल होता है। अगर आप इसको नोट डाउन कर लें और अच्छा होगा आप इसको याद कर लें तो बहुत ज़रूरी है। और सुनिए, अगर ये चीज़, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको मैं ये कहूँ कि अगर किसी दिए हुए दो इक्वेशन से इसको आप बनाइए, और वो राइट हैंड साइड वाला टर्म और लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म अगर इक्वल आ जा रहा है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसका यूज़ करके आप सीधे सीधे कॉमन फैक्टर किसी दो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधे निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला होता है आपका देखिए, तो अगर आपको ये गिवन इक्वेशन से ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप कॉमन रूट जो है, दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट आप इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपके सामने है, आप बस इसमें सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखिए और सॉल्व करके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस लिखे हुए थे उसका उन्हीं इक्वेशन से मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि
इन दोनों के कॉमन फैक्टर की वैल्यू 2 ही आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे उस न्यूमेरिकल का यूज़ करके सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, सो ध्यान से देखिए, तो जो कॉमन फैक्टर दोनों इक्वेशन का आया था वो 2 आया था। अब इस इक्वेशन का यूज करने के बाद, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद भी कॉमन फैक्टर मेरा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व इट। सो देखिए नाउ C1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देखिए 6 है, तो मैं रख देता हूँ 6 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 क्या है, ये है आपका, तो A2 हो जाएगा आपका 2। ओके, नाउ माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, सो C2 दिस वन, सो यू विल गेट -10, ठीक है ना, इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, सो A1 ये है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन नाउ A1 इंटू B2, तो A1 कितना है, A1 की वैल्यू 1 है, इंटू B2 की वैल्यू है कितनी, B2 यहाँ है आपका, इंटू 1 ही है, ठीक है। सो 1 हो जाएगा ये, माइनस ओके इस पे आते हैं, A2 की वैल्यू कितनी है, सो A2 मतलब 1, सॉरी A2 का वैल्यू है 2 यहाँ पे, सो 2 इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, सो B1 की वैल्यू यहाँ है आपकी, सो इट इज इक्वल टू -5। नाउ सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, तो 6 2 12 माइनस, और देखिए ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 10 इन 1 जा 10, यानी कि 10 हो जाएगा आपका, अपॉन ये करेंगे तो आपका 1 इंटू 1 1 माइनस, देखिए ये माइनस इसके साथ हो जाएगा तो प्लस, और 2 5 जा 10। नाउ तो 22 ये हो जाएगा आपका, अपॉन ये हो जाएगा आपका 11, और देखिए आपको कॉमन फैक्टर फिर से निकलेगा 11 2 जा 22। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। और आज के सेशन में मैं इतना ही रहने देता हूँ। सेकंड पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो और बातें हैं, जैसे कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक रूट्स क्या होती हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।